हेलो बच्चों, आज का टॉपिक है हम लोगों का डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। ह्यूमन फिजियोलॉजी के इस चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले अगर बोला जाए तो हम लोग बात करेंगे बेसिकली फूड वर्ड पे। और अगर बात करें फूड की तो फूड प्रोवाइड्स एनर्जी। फूड जो है इसके लिए एक टर्म आता है फूड प्रोवाइड्स एनर्जी। दूसरा एक पार्ट ये है कि इस फूड के अंदर जो ऑर्गेनिक सबस्टांस है, ऑर्गेनिक पार्ट है, वो ग्रोथ और रिपेयरिंग ऑफ टिश्यूज के लिए हेल्प करता है। ग्रोथ प्लस रिपेयर ऑफ टिश्यूज। नेक्स्ट पार्ट आता है कि जो फूड है बेटा वो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट जितनी है उनमें से एक है। तो ध्यान रखिए पहली लाइन यही है, फूड जो है वो वन ऑफ द बेसिक रिक्वायरमेंट, वन ऑफ द बेसिक रिक्वायरमेंट। बेसिक ओनली नहीं, ओनली आएगा तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। वन ऑफ द बेसिक रिक्वायरमेंट्स, बेसिक जरूरतें जो हैं उनमें से एक जरूरत है कौन? फूड। अब अगर बात की जाए तो इस फूड का कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। जो अगर फूड की बात करें बच्चों तो फूड का मेजर कंपोनेंट्स कौन होते हैं? आप सब जानते हैं, आप सबके भोजन में सबसे ज्यादा अगर बात की जाए तो जनरली कौन आएगा? कार्बोहाइड्रेट्स। ओके। नेक्स्ट आता है फैट या फिर आप बोलेंगे लिपिड्स। अगला आएगा प्रोटीन्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स और फैट, लिपिड या फिर प्रोटीन्स, ये तीन कंपोनेंट जो है वो मेजर है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो हमें विटामिन और मिनरल्स, विटामिन्स प्लस मिनरल्स ये भी चाहिए, रिक्वायर्ड होते हैं स्मॉल क्वांटिटी। बहुत स्मॉल क्वांटिटी हमें विटामिन्स और मिनरल्स की चाहिए। और एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है बेटा इन सबका वो है वाटर। और वाटर जो है इंपॉर्टेंट रोल इन मेटाबॉलिक प्रोसेस। जितनी भी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस चलती हैं उनके लिए एज ए मीडियम का काम कौन करता है? वाटर। दूसरा काम यह है कि वाटर अपनी बॉडी को डिहाइड्रेट होने से बचाता है। तो हम कह सकते हैं प्रिवेंट डिहाइड्रेशन ऑफ बॉडी। बॉडी के डिहाइड्रेशन को बचाता है। नेक्स्ट पार्ट, जो यहां पर फूड के कंपोनेंट हैं ये सब के सब जो है बेटा ये बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं। मैक्रो का मतलब आप सब जानते हैं लार्ज। और जो भी बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स हम खाते हैं कभी भी दे नेवर यूटिलाइज्ड इन द ओरिजिनल फॉर्म। अपने ओरिजिनल फॉर्म में कभी भी ये यूटिलाइज या एब्जॉर्ब नहीं होते हैं। तो इसके लिए बात आएगी तो बायो मैक्रोमोलिक्यूल नेवर यूटिलाइज इन ओरिजिनल फॉर्म। ओरिजिनल फॉर्म में कभी भी ये यूटिलाइज नहीं होते हैं। मतलब यहां पर ये बायो मैक्रोमोलिक्यूल जो हैं इन्हें हम बोल सकते हैं कि ये क्या कहलाएंगे? कॉम्प्लेक्स सबस्टांसेस। और कॉम्प्लेक्स सबस्टांसेस अपने कभी भी ओरिजिनल फॉर्म में यूटिलाइज अगर नहीं होंगे तो हमें यहां पर इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। और कन्वर्ट करने का मतलब ये है कि कॉम्प्लेक्स को हम क्या करेंगे? यहां पर कॉम्प्लेक्स सबस्टांसेस जिसे आप बोल रहे हैं बायो मैक्रोमोलिक्यूल जो है कार्बोहाइड्रेट, फैट, लिपिड और प्रोटीन, इनको अगर हमें यूटिलाइज करना है अपनी बॉडी के अंदर तो इनको तोड़ना पड़ेगा और कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कॉम्प्लेक्स सबस्टांसेस को कन्वर्ट करते हैं हम लोग यहां पर सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म। सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म्स। और अगर सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म मतलब तभी एब्जॉर्ब हो पाएंगे तो हमने कहा कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल या कॉम्प्लेक्स फूड सबस्टांसेस को
अगर हम सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं तो ये कन्वर्जन ही तो एक रिएक्शन है, एंड दैट कन्वर्जन इज कॉल्ड डाइजेशन। इस कन्वर्जन को ही हम कहते हैं डाइजेशन। मतलब भोजन जो हम करते हैं उसमें प्रेजेंट बड़े बड़े मैक्रोमोलिक्यूल जो कॉम्प्लेक्स हैं उनको हम एज इट इज तो नहीं यूटिलाइज कर सकते, तो उन्हें हमें तोड़ना पड़ता है, ब्रेकिंग करनी पड़ती है। डाइजेशन का मतलब है यहां पर ब्रेकिंग से। अब ब्रेकिंग करने का मतलब यह है हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं। क्या करते हैं यहां ब्रेकिंग। ब्रेकिंग बोले तो वाटर की प्रेजेंस में हम यहां पर हाइड्रोलाइसिस करते हैं। और अगर हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो हम कॉम्प्लेक्स को किस में तोड़ देंगे, सिंपल में, और इसे हम एब्जॉर्बेबल फॉर्म में तोड़ देंगे तो एब्जॉर्ब भी कर ले जाएंगे। दैट इज कॉल्ड द डाइजेशन। और अगर बात करें हम बच्चों ह्यूमन की, तो ह्यूमन के अंदर इस डाइजेशन के लिए अपने पास है डाइजेस्टिव सिस्टम, और यही अपना टॉपिक है यहां पर डाइजेस्टिव सिस्टम। पहले तो डाइजेशन होगा, और डाइजेशन कहां होगा, यहां डाइजेस्टिव सिस्टम में, डाइजेशन इन डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। और डाइजेशन के बाद क्या होगा, सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म और देन एब्जॉर्प्शन। तो आप बताएं चैप्टर का नाम, एक तो डाइजेशन, दूसरा एब्जॉर्प्शन। अब सवाल यह कि डाइजेशन जो है वो कितने टाइप से होता है, तो हमने कहा डाइजेशन यहां पर 2 टाइप से हो सकता है। 2 पार्ट होते हैं, 2 टाइप्स। पहला है एक तो मैकेनिकल डाइजेशन, और दूसरा है बायोकेमिकल डाइजेशन। मैकेनिकल डाइजेशन और बायोकेमिकल डाइजेशन। मैकेनिकल का मतलब यह है जो बकल कैविटी और ओरल कैविटी में होता है, इन बकल कैविटी या फिर इन ओरल कैविटी। नेक्स्ट बायोकेमिकल डाइजेशन इन एलिमेंट्री कैनाल। और एलिमेंट्री कैनाल की बात करें अगर, तो एलिमेंट्री कैनाल में स्टोमक के अंदर और इंटेस्टाइन के अंदर जो डाइजेशन का पार्ट होगा वो बायोकेमिकल डाइजेशन होता है। तो 2 पार्ट होंगे डाइजेशन के, एक तो होगा मैकेनिकल और दूसरा होगा बेटा बायोकेमिकल। मैकेनिकल का मतलब होता है दांत से चबाना, जीभ से घुमाना, उसे मैस्टिकेशन करना, ये सब क्या है मैकेनिकल डाइजेशन। इसमें बहुत ज्यादा हद तक रोल जो है वो ऐसा होता है फिजिकली हम फूड के बड़े बड़े पार्टिकल्स को तोड़ के, काट के, उसे चबा चबा के हम छोटे पार्टिकल्स में बदलते हैं, जिससे हम उसका सरफेस एरिया बढ़ा पाते हैं। और सरफेस एरिया बढ़ने का फायदा ये है कि एंजाइम जो आगे रिलीज होगा वो बहुत अच्छे से काम कर पाएगा। तो बच्चों 2 पार्ट हैं, तो बकल कैविटी और ओरल कैविटी में हम लोग जहां पर टीथ की हेल्प से और टंग की हेल्प से, यहां ओरल कैविटी में हम लोग उसे मैस्टिकेट करेंगे और बड़े बड़े जो पार्टिकल है फूड के उनको छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट करके उनका सरफेस एरिया बढ़ाएंगे, जिसकी वजह से उस पे आने वाले एंजाइम्स अच्छी तरीके से वर्क कर सकें। तो वो आगे का जितना डाइजेशन होगा वो सब क्या होगा, बायोकेमिकल डाइजेशन। तो 2 पार्ट हो गए। अब हमारा फोकस मेन इस बात पे है डाइजेस्टिव सिस्टम, और सिस्टम कभी अकेले से नहीं बनता। और यहां पर बच्चों डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो 2 चीजों से मिलकर बना है। एक तो यहां पर है एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल, और दूसरा है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो आप कहेंगे सर एलिमेंट्री कैनाल का मतलब क्या, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बोला जा सकता है क्या? बिल्कुल, इसे आप बोल सकते हैं डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, और उसी से एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो आप देखें हमारा फूड का पार्ट कंप्लीट, और फूड के लिए यहां 1 तो आएगा बच्चों, लेकिन कभी ओनली वर्ड नहीं आएगा, गौर से ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट आइए कॉम्प्लेक्स को सिंपल, दैट इज कॉल्ड डाइजेशन। डाइजेशन 2 टाइप का, मैकेनिकल और
बायोकेमिकल। मैकेनिकल का मतलब जहां एंजाइम का कुछ हद तक इस्तेमाल जनरली ना हो, तो हम कहेंगे जहां पर टीथ की, टंग की हेल्प से जहां पर बड़े बड़े पार्टिकल को छोटे में करते हैं, और उसके बाद जहां पर एंजाइमेटिक वर्क होता है उसे क्या बोलते हैं, बायोकेमिकल। और डाइजेशन ये हो गया, और डाइजेशन जब हो जाएगा तो सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में हो जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन। तो चैप्टर का नाम यहां क्लियर हुआ, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। अब सवाल ये कि डाइजेशन कहां होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम में। और सिस्टम कभी अकेले नहीं बनता है, सिस्टम में एक से ज्यादा कंस्टिट्यूएंट होते हैं, तो इसके दो कंपोनेंट है। पहला पार्ट यहां पर है ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट या फिर एलिमेंट्री कैनाल, और दूसरा पार्ट है बच्चों यहां पर एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। अब सवाल ये कि आखिरकार यहां डाइजेस्टिव ट्रैक्ट या एलिमेंट्री कैनाल की बात हो, लेकिन उसके पहले डाइजेस्टिव ग्लैंड की अगर बात करें तो कौन कौन सी मेन ग्लैंड्स आएंगी जरा बता दीजिए। सबसे पहले अगर पूछा जाए तो आप सब जानते होंगे बेटा, यहां पर सबसे पहले आएगा सैलिवरी ग्लैंड्स। सैलिवरी ग्लैंड्स के बाद एक लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी लीवर, और नेक्स्ट आएगा बच्चों यहां पर पैंक्रियाज। तो आप कहेंगे सैलिवरी ग्लैंड, लीवर, पैंक्रियाज। इसके अलावा अब स्टोमक से जो एसोसिएटेड ग्लैंड होगी उसे हम लोग गैस्ट्रिक ग्लैंड बोलेंगे, श्योर। नेक्स्ट, इसके अलावा अगर बोला जाए जो इंटेस्टाइन से रिलेटेड, ड्यूडेनम से रिलेटेड ग्लैंड होगी उसे ड्यूडेनल ग्लैंड्स बोलेंगे, और डाइजेशन यहीं तक होता है। तो आपसे अगर कहा जाए कि सीक्वेंस जरा बताइए एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड का, तो अगर मैं सीक्वेंस आपसे पूछूं बच्चों, तो सबसे पहले ओरल कैविटी आएगी और बैकल कैविटी आएगी, तो वहां पर सबसे पहले सैलिवरी ग्लैंड्स आएंगी। कौन आएंगी, सैलिवरी ग्लैंड, ठीक है। सैलिवरी ग्लैंड के बाद जैसे ही फूड आगे बढ़ेगा, स्टमक तक पहुंचेगा, फिर आएंगी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। क्या आएंगी, गैस्ट्रिक ग्लैंड। तो सबसे पहले कौन आएगा, सैलिवरी ग्लैंड, दूसरे नंबर पे गैस्ट्रिक ग्लैंड, और इसके बाद तीसरे नंबर पे आता है बच्चों यहां पर, थर्ड नंबर पे आएगा लीवर। कौन आएगा, लीवर। और लीवर की बात करें यहां पर, ये लीवर आएगा, और चौथे नंबर पे लीवर के बाद यहां पर पैंक्रियाज। क्या बोलेंगे, पैंक्रियाज। और पैंक्रियाज के साथ साथ यहां पर ड्यूडेनल ग्लैंड या फिर इंटेस्टाइनल ग्लैंड, ड्यूडेनल या फिर इंटेस्टाइनल ग्लैंड, ड्यूडेनल या फिर इंटेस्टाइनल ग्लैंड। तो आप कहेंगे ड्यूडेनल ग्लैंड जो है यहां पर जैसे ही आई, यहां पर डाइजेशन कंप्लीट। तो आपसे अगर पूछा जाए कॉमन बात कि यहां पर बक्कल कैविटी या ओरल कैविटी में सैलिवरी ग्लैंड, यहां पर स्टोमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड, एक बार ध्यान सुन लेना भैया। लीवर जो है वो लार्जेस्ट ग्लैंड है ही, लार्जेस्ट ग्लैंड। यहां पैंक्रियाज जो है ये भी अपना, यहां पैंक्रियाज का एक्सोक्राइन पार्ट जो है वो भी यहां पर रिलीज करेगा एंजाइम। यहां पर ये इंटेस्टाइन, क्या बोलेंगे, इंटेस्टाइनल ग्लैंड, कहां पर, इंटेस्टाइन में। अब देखिए यहां पर बच्चों सैलिवरी ग्लैंड जो रिलीज करती है सेक्रीशन, उसे हम बोलते हैं सैलिवरी जूस। क्या बोलते हैं, सैलिवरी जूस। गैस्ट्रिक ग्लैंड जो रिलीज करती है बच्चों उसे हम लोग बोलते हैं गैस्ट्रिक जूस, और लीवर जो रिलीज करता है उसे हम लोग बोलते हैं बाइल जूस, और पैंक्रियाज जो रिलीज करता है उसे हम लोग बोलते हैं पैंक्रियाटिक जूस, और यहां पर जो इंटेस्टाइन से रिलीज होता है इसे हम लोग बोलते हैं इंटेस्टाइनल जूस। तो अब आप सीक्वेंस देखिए काम करने का कि यहां पर बच्चों सबसे पहले अगर सैलिवरी जूस को बोला जाए तो एसजे बोल दीजिए, यहां गैस्ट्रिक जो जूस को बोला जाए तो जीजे बोल दीजिए, बाइल जूस को बीजे बोल दीजिए, यहां पर पीजे बोल दीजिए, और यहां पर आईजे बोल दीजिए। तो याद रखिएगा यहां पर पहला आएगा, सबसे पहले काम करेगा सैलिवरी जूस, दूसरे नंबर पे गैस्ट्रिक जूस, तीसरे नंबर पे बाइल जूस, चौथे नंबर पे पैंक्रियाटिक जूस, और पांचवें नंबर पे इंटेस्टाइनल जूस। तो बहुत गौर से ध्यान रखिएगा बेटा कि यहां पर टोटल ग्लैंड भी अगर आपको देखें तो 1 2 3 4 और ये 5,
कहां कहां पाई जाएंगी ये भी मैंने आपको बता दिया है, और यहां क्या रिलीज करती हैं, उनके सेक्रीशन को क्या कहते हैं वो बता दिया है। और शॉर्ट फॉर्म में याद रखिए, एसजे सैलिवरी जूस, जीजे गैस्ट्रिक जूस, बीजे बाइल जूस, पीजे पैंक्रियाटिक जूस, आईजे इंटेस्टाइनल जूस। एक लाइन एनसीईआरटी लिखती है कि क्या कभी भी पीजे के पहले आईजे आ सकता है क्या? नहीं। तो पीजे वर्क कर लेगा तभी आईजे उस पे काम करता है। तो आईजे इंटेस्टाइनल जूस ऑलवेज एक्ट ऑन दी एंड प्रोडक्ट्स ऑफ द पैंक्रियाटिक जूस, जो कि यहां से आपको मालूम भी चल रहा है, तो ये जरूर आप ध्यान रखें। नेक्स्ट अब देखिए डाइजेस्ट एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड मैंने आपको बता दिया। अब हम लोगों का एक टॉपिक होगा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और एलिमेंट्री कैनाल। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट या एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है? तो सबसे पहले अगर स्टार्ट की जाए तो यहां पर जो एलिमेंट्री कैनाल है उसका एंटीरियर पार्ट यहां से शुरू होता है, और यहां एलिमेंट्री कैनाल यहां से शुरू होती है, और इसे हम लोग नाम देते हैं क्या? माउथ। और माउथ जो है वो क्या है? एंटीरियर पार्ट होता है। माउथ क्या है? एंटीरियर पार्ट होता है। नेक्स्ट, माउथ के जस्ट बाद यहां पर जो पार्ट आता है बच्चों, इसे हम लोग बोलते हैं बक्कल कैविटी। इसे हम लोग क्या बोलेंगे? बक्कल कैविटी। तो याद रखिए, माउथ और माउथ के बाद बक्कल कैविटी बोलिए या फिर ओरल कैविटी। फटाफट देखते जाइए, माउथ के बाद बक्कल कैविटी या फिर ओरल कैविटी पाई जाती है। और इसी ओरल कैविटी में बच्चों, इसी ओरल कैविटी के अंदर यहां पर पाई जाती है फ्री मस्कुलर टंग। यहां पर ये इस तरीके से ये पाई जाती है फ्री मस्कुलर टंग, और इसके जो कि यहां पोस्टीरियर पार्ट पे ज्वाइंट होती है, पोस्टीरियर पार्ट पे ज्वाइंट होती है, और यहां पर अटैच होती है वो फ्रेनुलम से। किससे अटैच होगी? फ्रेनुलम से। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद हम लोग आते हैं, सबसे पहले इंटीरियर पार्ट क्या है एलिमेंट्री कैनाल का? माउथ। देन वो लीड करती है बक्कल कैविटी या ओरल कैविटी पे, और यहीं पर हम लोग देख रहे हैं बक्कल कैविटी और ओरल कैविटी में ही दो चीजें पाई जाती हैं। एक तो पाई जाती है बच्चों टंग, और दूसरा हम कहेंगे यहां पर टीथ। इन दोनों के बारे में बात करेंगे, एक तो टंग और दूसरा टीथ, ठीक है। टंग और टीथ की अगर बात करें तो जो टंग है बेटा वो फ्री मस्कुलर ऑर्गन है, ये फ्री मस्कुलर ऑर्गन, और पोस्टीरियर अटैच ऑन द फ्लोर ऑफ द बक्कल कैविटी। आप देखेंगे ये फ्लोर ऑफ बक्कल कैविटी पे अटैच है, तो यहां पे अटैच ऑन फ्लोर ऑफ बक्कल कैविटी विद फ्रेनुलम। तो ये क्या स्ट्रक्चर है? देखिए, ये जो जब आप जीभ को अपनी फोल्ड करेंगे तो जीभ पूरी नहीं जाती है, यहां नीचे अटैच रहता है, तो दैट अटैचमेंट इज कॉल्ड द फ्रेनुलम। तो फ्लोर ऑफ द बक्कल कैविटी से ही तो अटैच है टंग, बिल्कुल। तो यहां पर फ्री मस्कुलर ऑर्गन है अटैच टू फ्लोर ऑफ द बक्कल कैविटी विद फ्रेनुलम, और इस टंग की अपर सरफेस पर, ऑन अपर सरफेस स्मॉल प्रोजेक्शंस, और स्मॉल प्रोजेक्शंस को हम लोग नाम देते हैं पैपिला। क्या नाम देंगे? पैपिला। और इन पैपिला में से सम ऑफ which bears टेस्ट बड। सब पर नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, कुछ जो पैपिला हैं वो टेस्ट बड्स को अपने ऊपर रखते हैं। तो टंग के बारे में मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट आइए, अब हम टीथ के बारे में अगर बात करें बेटा, तो टीथ के बारे में क्या क्या जानकारी है? सबसे पहला, टीथ जो है यहां पर ये प्रेजेंट एम्बेडेड इन द बोनी सॉकेट, जॉ बोन के अंदर ये घुसा हुआ है सबसे पहले। तो यहां पर एम्बेडेड इन बोनी सॉकेट,
बोनी सॉकेट में घुसा हुआ है, इसलिए इस टाइप के टीथ को हम लोग क्या बोलते हैं? थीकोडॉन्ट। क्या बोलते हैं? बोनी सॉकेट ऑफ जॉ बोन, जो जबड़ा है हमारा, उसमें दांत जो है वो बिल्कुल धंसा हुआ है। अगर आप देखेंगे बिल्कुल मूवमेंट नहीं है, क्योंकि वो क्या है? एम्बेडेड इन बोनी सॉकेट ऑफ जॉ बोन। तो जो भी दांत जो है सॉकेट के अंदर, बोनी सॉकेट या जॉ बोन के सॉकेट में फिक्स होते हैं, एम्बेडेड होते हैं, धंसे होते हैं, उस तरह के दांत को क्या बोलते हैं? थीकोडॉन्ट। हम लोगों में 2 सेट्स ऑफ टीथ आते हैं लाइफ में। इन लाइफ 2 सेट्स ऑफ टीथ। इन लाइफ 2 सेट्स ऑफ टीथ। 2 सेट्स ऑफ टीथ आते हैं बच्चों। एक तो आता है सबसे पहले टेम्परेरी या लैक्टियल टीथ, टेम्परेरी या फिर लैक्टियल टीथ, और दूसरा जो आता है वो आता है परमानेंट। दूसरा जो आता है परमानेंट टीथ, परमानेंट टीथ। अच्छा, ये जो लैक्टियल टीथ या टेम्परेरी टीथ हैं, ये बहुत कम समय के लिए होते हैं, टूट जाते हैं, इसीलिए इन्हें हम बोलते हैं डेसिडुअस टीथ। इन्हें बोला जाता है डेसिडुअस टीथ। और फिर आते हैं यहां पर परमानेंट टीथ। ओके, तो 2 सेट्स ऑफ टीथ आते हैं। इस वजह से हम लोग ह्यूमन के अंदर बोल देते हैं डाइफायोडॉन्ट टीथ। क्या बोलेंगे? डाइफायोडॉन्ट। एम्बेडेड इन बोनी सॉकेट, इसलिए थीकोडॉन्ट। 2 सेट्स ऑफ टीथ आते हैं, इसलिए डाइफायोडॉन्ट। और यहां पर जो टाइप होता है, 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ, 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ, 4 डिफरेंट टाइप्स के टीथ आते हैं, और 4 डिफरेंट टाइप के आते हैं, इसीलिए हम बोलते हैं हेट्रोडॉन्ट टीथ। क्या बोलते हैं? हेट्रोडॉन्ट टीथ। तो तीनों वर्ड आपको ध्यान रखने हैं। ह्यूमन के लिए सॉकेट में एम्बेडेड होता है, इसलिए थीकोडॉन्ट। 2 टाइप का आता है लाइफ में, इसलिए डाइफायोडॉन्ट। और कई डिफरेंट टाइप के होते हैं, बेसिकली 4 डिफरेंट टाइप के, इसलिए हेट्रोडॉन्ट। अब बात यह है कि 4 डिफरेंट टाइप के कौन कौन से होते हैं। तो एक तो होता है बच्चों ICPMM। देख लीजिए जल्दी से। इसका होता है नाम इंसिजर। क्या बोलते हैं? इंसिजर। इसका नाम होता है कैनाइन। इसका नाम होता है प्रीमोलर, और इसका नाम होता है मोलर। तो 4 टाइप हो गए, इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। तो ICPMM, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात ये आई कि किस तरीके से हम लोगों में ये चीज नजर आएगी। तो या तो अपर या तो लोअर, अपर लोअर हाफ, अपर हाफ जॉ, अपर हाफ अपॉन लोअर हाफ, अपर हाफ अपॉन लोअर हाफ का फार्मूला हम लिख दे रहे हैं यहां पर जॉ। तो यहां पर 3 टाइप से मैं आपको बताऊंगा। एक तो आएगा जो बच्चे हैं उनमें, तो इन चाइल्ड, अगर कोई बच्चा है तो उसमें, अगर कोई 17 साल का ओल्ड है तो उसमें, और अगर कोई एडल्ट है तो उसमें। तीनों में क्या फर्क आएगा जरा देखिएगा। इनका सीक्वेंस हमेशा यही रहेगा बच्चों, यहां पर हमेशा ICPMM, यहां पर भी ICPMM। तो यहां पर मैं लिख के आपको बताता हूं। सबसे पहले जो चिल्ड्रन में, जो बच्चों में टीथ आएंगे अपर हाफ अपॉन लोअर हाफ, मतलब ऊपर के जॉ का आधा हिस्सा और नीचे के जॉ का आधा हिस्सा। ये फार्मूला अगर लिखें तो यहां पर आता है 2102 अपॉन 2102, 2102, 2102, मतलब ICPMM। मतलब कौन अब्सेंट है बता सकते हैं यहां पर? तो बच्चों में प्रीमोलर अब्सेंट होते हैं, ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट आइए, यहां पर बच्चों 17 साल में आता है
21 22 अपॉन 21 22। तो अब आप देखेंगे यहां प्रीमोलर आ चुका है, यहां पर प्रीमोलर आ चुका है। नेक्स्ट आता है बच्चों यहां एडल्ट के अंदर 21 23 21 23 21 23 21 23। तो आप देख सकते हैं यहां पर अगर देखा जाए तो ओवरऑल आप देखिए 2 1 3 और 2 5, मतलब ये है कि 5 अगर हाफ में है तो टोटल 10 ऊपर और 10 नीचे। तो टोटल जो टीथ होंगे वो कितने होंगे बेटा? टोटल नंबर ऑफ टीथ जो होंगे वो 20 होंगे। यहां पर 2 1 3 2 5 2 7 7 दूनी 14 और 14 दूनी 28। तो ओवरऑल जो दांत होंगे 17 साल पे वो होंगे कितने? 28 टीथ होंगे। और अगर यहां पर देखा जाए तो 2 1 3 2 5 3 8 8 का मतलब डबल 16 और 16 दूनी 32। तो यहां पर टोटल 32 टीथ्स आ जाते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, कई बार सवाल पूछा गया है चाइल्ड में 17 साल में, एडल्ट में थीकोडोंट, डाइफायोडोंट, हेट्रोडोंट, और कहां पर टेस्ट बड होती है? पेपिला, फ्रेनुलम, टंग। तो हमने सबसे पहले तो इंटीरियर पार्ट पे आपको पढ़ाया माउथ, और उसके बाद पहले नंबर पे माउथ, दूसरे नंबर पे बकल कैविटी। बकल कैविटी में पहला पार्ट मैंने टंग आपको क्लियर किया, दूसरा मैंने आपको टीथ क्लियर किया। अब आप बताइए जो टीथ की सरफेस होती है, बताइए भैया टीथ की जो सरफेस होती है, जल्दी से देख लीजिए यहां पर, जो यहां पर टीथ की सरफेस, यहां पर सरफेस ऑफ टीथ, सरफेस मेड अप ऑफ हार्ड इनेमल, हार्ड इनेमल, हार्ड इनेमल से बनी होती है। और हार्ड इनेमल से बनी होगी तभी तो ये मैस्टिकेशन या खाने को चबाने में तभी तो ये मदद कर पाएगा। तो इसीलिए कहते हैं हार्ड इनेमल से, यहां अपर सरफेस ऑफ टीथ जो होती है वो बनी होती है हार्ड इनेमल से। हेल्प इन मैस्टिकेशन ऑफ फूड, हेल्प इन मैस्टिकेशन ऑफ फूड। मैस्टिकेशन का मतलब क्या होता है बच्चों? चबाना। मैस्टिकेशन का मतलब चबाना। मैस्टिकेशन ऑफ फूड में हेल्प करती है। तो आपको हमने ये हार्डेस्ट सबस्टांस ऑफ द एनिमल किंगडम भी होता है, जो इनेमल है, एनिमल नहीं इनेमल, इनेमल जो है वो है हार्डेस्ट सबस्टांस ऑफ द एनिमल किंगडम। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो देखिए हम लोग सबसे पहले माउथ के जैसे ही आगे बढ़े, बकल कैविटी या ओरल कैविटी, उसमें एक तो जीभ और दूसरा दांत। जीभ पूरा बता दिया है आपको, दांत पूरा पढ़ा दिया है, कितने टाइप के होंगे, कैसे वाले होंगे, क्या फार्मूला होगा तीनों में, अपर सरफेस किससे बनी होगी, ये सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं। नेक्स्ट अब हम लोग बेटा इसको हटाते हैं, एक बार आप इसे देख लो फटाफट सारी चीजें। टीथ और टंग दोनों मैंने आपको पढ़ा दिया। अब बकल कैविटी के आगे हम लोग बढ़ रहे हैं, इसको हटा दिया जाए भाई। चलिए, तो टीथ और टंग के बाद अब जो बकल कैविटी है वो जब आगे बढ़ती है तो एक कॉमन पैसेज में लीड करती है बेटा, ओपन होती है, जिसे हम लोग बोलते हैं कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर, दैट इज कॉल्ड द फेरिंग्स, जिसे हम लोग बोलते हैं फेरिंग्स। तो यहां पर बोला जाता है ये जो पोर्शन आ रहा है यहां पर, ये जो पोर्शन है इसे हम लोग बोल रहे हैं कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर, कॉमन पैसेज फॉर फूड और एयर। इसका मतलब यह है कि यहां नॉस्ट्रिल से आने वाली एयर भी, नॉस्ट्रिल से आने वाली एयर भी यहां पर आके मिलती है। नॉस्ट्रिल से आने वाली एयर भी, यहां से एयर भी आ रही है और इधर से माउथ से फूड आ रहा है। तो आप बताओ ये जो है एयर और ये जो है फूड, आप बताओ एयर और फूड दोनों यहां कॉमन जगह पे मिल रहे हैं, कॉमन पैसेज पर मिल रहे हैं, और इस जगह को हम लोग बोलते हैं बेटा फेरिंग्स। क्या बोला जाएगा? फेरिंग्स। तो फेरिंग्स इज द कॉमन पाथ या कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर।
मतलब यहां पर ये पोर्शन होगा और कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर होगा। हवा जो है नॉस्ट्रिल से जाएगी और फूड जो है वो माउथ से जाएगा और वहीं कॉमन पैसेज पर ये मिलते हैं। उसके बाद ये कहां जाते हैं ये हमें देखना है। तो उसके लिए अगर बात की जाए बच्चों, तो यहां पर हमें इस तरीके से ये नेक वाला रीजन बनाना पड़ेगा और ये पोर्शन बन जाएगा। ठीक है, अब हमने कहा कि यहां पर पाइप लगी होती है, एयर की अलग पाइप होती है, फूड की अलग पाइप होती है, मतलब नेक रीजन में दो पाइप होती है। बहुत गौर से सुनना कैसे ये अरेंज होती हैं। तो ये जो दोनों पाइप है बेटा वो इस तरीके से अरेंज होती हैं। जरा देखिए, मेरी जो आगे की ये वाली उंगली है बच्चों, ये वाली थोड़ी छोटी है और पीछे वाली जो उंगली है वो थोड़ी बड़ी है। इसका मतलब ये है कि ये वाली पाइप जो है थोड़ा सा नीचे साइड से और ये वाली थोड़ा ऊपर रहती है। ठीक है, हमने कहा अगर मैं इसको ऐसे सेट कर दूं तो हम कहेंगे ये वाली जो आगे वाली है वो कौन सी है, वो वेंट्रल साइड है और पीछे वाली कौन सी है, डॉर्सल साइड है। आगे वाली एंटीरियर है, पीछे वाली पोस्टीरियर है। और अगर इस सिचुएशन में मैं आपको लिख के दिखाऊं तो आप ये कह सकते हैं कि इधर के साइड, आगे के साइड अगर मैं बोलूं तो कुछ इस तरीके से यहां पर ये आएगा, ये पाइप आती है और इस तरीके से एक पाइप ये और इसकी अपनी ओपनिंग होगी बच्चों। ठीक है, और यहां ये आगे आके दो हिस्सों में बंट जाती है, क्योंकि आपको पता है कि ये विंड पाइप है और विंड पाइप अगर है तो ऑब्वियस सी बात है इधर से आने वाली एयर इधर आ जाएगी। ये विंड पाइप होती है, तो इसे क्या लेबल किया जाएगा, विंड पाइप। विंड पाइप का नाम क्या बोलोगे, ट्रैकिया। क्या बोलोगे, ट्रैकिया। और ट्रैकिया की जो ओपनिंग होती है इसे हम लोग क्या बोलेंगे बता सकते हैं आप सब, यहां पर इसे नाम दिया जाता है ग्लॉटिस। क्या बोलेंगे, ग्लॉटिस। जो इसकी ओपनिंग है उसे बोलते हैं ग्लॉटिस। और यहां पर बच्चों ये एग्जैक्टली इधर लंग्स का पार्ट इस तरीके से आ जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, लंग्स। ठीक है, लेकिन जस्ट इसके ऊपर हम लोग एक पाइप लगा देते हैं बेटा, एक ढक्कन लगा देते हैं जिससे ये ढका रहे यहां पर इस तरीके से। जरा देखिएगा, इस तरीके का एक ढक्कन लगा दिया गया है और ये ग्लॉटिस के ऊपर है, इसीलिए इसे बोला जाता है एपिग्लॉटिस। इसे क्या बोलेंगे, एपिग्लॉटिस। ग्लॉटिस के ऊपर एपिग्लॉटिस। और एपिग्लॉटिस का काम क्या है कि भोजन इस नली में ना जाए। तो आपको जानकारी के लिए बता दें कि यहां एयर विंड पाइप है ये, और यहां पर ये ढक्कन लगाया गया है प्रिवेंट एंट्री ऑफ फूड। प्रिवेंट एंट्री ऑफ फूड, फूड की जो एंट्री है वो यहां पर रोकने के लिए ऐसा किया गया है। और ये कार्टिलेजिनस फ्लैप है। कैसा है, कार्टिलेजिनस फ्लैप। कार्टिलेजिनस फ्लैप टू प्रिवेंट एंट्री ऑफ फूड। ठीक है, जस्ट इसी के पीछे से, गौर से देखिएगा, जस्ट इसी के पीछे साइड से यहां ये आ रहा है। अब मैं इसको हटा दे रहा हूं थोड़ी देर के लिए। यहां पर ये आ रही है पाइप, अगर आप देखें तो इसकी हाइट थोड़ी सी अलग है बेटा। ये ऊपर से स्टार्ट हो रही है और यहां पर आ रही है, दिखी आपको, रेड कलर की। और ये होती है फूड पाइप। इसे क्या बोलते हैं, फूड पाइप। विंड पाइप और फूड पाइप। तो हम कहेंगे सर इसकी भी तो ओपनिंग होगी, बिल्कुल। तो इसे पहले नाम क्या दिया जाएगा भाई, फूड पाइप, मतलब जिसमें खाना जाता है, ये फूड पाइप है। इसकी ओपनिंग को क्या नाम देंगे, गलेट। इस पे क्या कोई ढक्कन होगा क्या, बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ गलेट, यहाँ ग्लॉटिस, इसके ऊपर एपिग्लॉटिस, लेकिन यहाँ कोई भी ढक्कन नहीं होता है, ये हमेशा खुला होता है। और अगर बात करें बच्चों, फूड पाइप के अंदर फूड जाएगा, तो आप देखो यहां से फूड आ रहा है तो ये फूड यहां पर आएगा।
और यहां पे फूड जब आएगा तो अगर आपको दिख रहा हो तो यहां पर ये फूड इस तरीके से आगे बढ़ेगा भाई, इस तरीके से आगे बढ़ेगा, और एयर जो है यहां पर अलग पाथ लेके जाएगी लंग्स में। तो आप देख सकते हैं यहां पर मैंने इस तरीके से सेटअप किया है। ये जो फूड पाइप, ये जो विंड पाइप है वो आगे की तरफ है, तो आप कह सकते हैं कि फूड पाइप जो है वो एंटीरियर है या पोस्टीरियर है, मतलब आगे के साइड है वो पीछे के साइड है, पोस्टीरियर है। दूसरा, अगर विंड पाइप पूछा जाए तो वो कैसी है बता दीजिए जल्दी से, एंटीरियर है। नेक्स्ट बताइए बेटा, यहां पर ये जो है वेंट्रल है या डॉर्सल है, तो आप कहेंगे अगर पोस्टीरियर है और पीछे के साइड है तो डॉर्सल साइड है बेटा। यहां पर ये इंटीरियर है तो ये हमेशा आगे के साइड है, वेंट्रल साइड होगी यहां पर। तो किसकी क्या ओपनिंग है ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो जैसे ही यहां पर उतरा हमने कहा कि सर इसके बाद तो यहां पर ये बंट जाता है किसमें, थोरैक्स और एब्डोमेन में। तो बोले सर डायफ्राम को तो लाना ही पड़ेगा, और ये मैंने ला दिया क्या बेटा, डायफ्राम। ये क्या आ गया, डायफ्राम। और डायफ्राम के ऊपर का जो रीजन होगा, ऊपर का रीजन जो होगा वो होगा थोरैक्स, और जो नीचे का रीजन होगा डायफ्राम के वो होगा एब्डोमेन। तो हम ये कहेंगे कि ये जो फूड पाइप है इसका जो हिस्सा आप अभी देख रहे हैं दैट इज कॉल्ड द ईसोफेगस। यहां से लेके यहां तक का जो पोर्शन आप देख रहे हैं इसे क्या बोलेंगे, ईसोफेगस। और ईसोफेगस अब आगे जब कंटिन्यू करेगा, जैसे जैसे उतरेगा उस तरीके से अब डायफ्राम को पियर्स करना पड़ेगा। तो यहां पर डायफ्राम को पियर्स करेगा और ये नीचे उतरेगा। इसका मतलब ईसोफेगस जो है वो थोरैक्स में पाया जाएगा, बिल्कुल सही बात। लेकिन जस्ट इसके बाद बच्चों ये अपर एब्डोमेन में जैसे ही आया, अपर लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी, जरा देखिएगा यहां पर अपर लेफ्ट साइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी, यहां पर ये इस तरीके से नजर आता है, ठीक है। यहां पर अपर लेफ्ट साइड ऐसे अगर मैं खड़ा हूं तो ये अपर ऊपर की तरफ है, मतलब एब्डोमेन में, और लेफ्ट साइड है। तो यहां पर ये स्ट्रक्चर जो होता है वो होता है स्टोमक। और स्टोमक कहां मौजूद होता है जल्दी से बता दीजिए। अगर मैं बात करूं आपसे स्टोमक की, तो स्टोमक प्रेजेंट होता है अपर लेफ्ट साइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। और यहां पर तीन हिस्से होते हैं। एक तो ये वाला पोर्शन जहां पर ये ओपन हुआ है ईसोफेगस, इसे बोलते हैं बच्चों कार्डियक पार्ट, इसे नाम दिया जाता है कार्डियक पार्ट। ये जो मेन बॉडी होती है इसे हम लोग बोलते हैं फंडस पार्ट या फंडिक पार्ट। और यहां लास्ट पार्ट जो होता है इसे हम लोग बोलते हैं पाइलोरिक पार्ट। तीन पार्ट होते हैं, पहला होता है कार्डियक, दूसरा होता है फंडस, तीसरा होता है पाइलोरिक। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब ईसोफेगस यहां स्टोमक के कार्डियक पार्ट में उतरता है तो यहां पर बच्चों एक स्फिंक्टर लग जाता है, एक स्फिंक्टर लग जाता है। और स्फिंक्टर बोले तो गैस्ट्रो मतलब स्टोमक, और ईसोफेजियल स्फिंक्टर, तो इसका नाम क्या बोलते हैं, गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर। क्या बोलेंगे जरा बोल दीजिए, गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर। एक सरल नाम भी बोल सकते हैं, कार्डियक पार्ट में ओपन हो रहा है तो इसे हम लोग कई बार कार्डियक स्फिंक्टर भी बोल देते हैं। ध्यान रखिएगा, कार्डियक स्फिंक्टर बेटा नाम जरूर है लेकिन कभी भी ये हार्ट से रिलेटेड नहीं है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। कार्डियक स्फिंक्टर ये एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट है। ऐसे कार्डियक नॉच वो लंग्स में पाई जाती है, और वो भी किस लंग में, लेफ्ट लंग के अंदर पाई जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। समझ में आई बात। नेक्स्ट आइए यहां पर कि गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर और कार्डियक स्फिंक्टर के बाद मेन पार्ट आएगा यहां पर फंडस पार्ट। मेन पार्ट जो मेन बॉडी होगी वो कौन सा होगा, फंडस पार्ट होगा या फंडिक पार्ट होगा, ठीक है।
अब आएगा पाइलोरिक पार्ट, और पाइलोरिक पार्ट के बाद यहां पर भी एक स्फिंक्टर लग जाता है। तो यहां पर भी एक स्फिंक्टर लग जाता है बच्चों, जिसे हम लोग नाम देते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर। क्या नाम देंगे? पाइलोरिक स्फिंक्टर। यहां नाम आएगा पाइलोरिक स्फिंक्टर। ठीक है, नेक्स्ट अब ये यहां पर जो स्टोमक है वो जे शेप्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर है। कैसा है? जे शेप्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर। तो जे शेप्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर याद रखिएगा, जे शेप्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर, और एब्डोमेन के अपर लेफ्ट पार्ट में पाया जाता है। कितने हिस्से होते हैं? 3, कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक। तो सबसे पहले आप आए माउथ पे, माउथ से आप गए दूसरे नंबर पे बकल या ओरल कैविटी पे, ओरल कैविटी से आप गए तीसरे हिस्से में फेरिंग्स पे, चौथा हिस्सा जो आया वो आया क्या? ईसोफेगस, और ईसोफेगस के बाद आप आए पांचवें पे गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर। नेक्स्ट आया बेटा छठा पार्ट स्टोमक, छठे का फर्स्ट पार्ट कार्डियक, सेकंड पार्ट फंडिक और लास्ट पार्ट पाइलोरिक। और स्टोमक के बाद जस्ट अगला जो आता है, यहां अगर आप सीक्वेंस बनाना चाहेंगे तो वो भी बन जाएगा। कैसे? देखिए, सबसे पहले एलिमेंट्री कैनाल कहां से शुरू होती है? माउथ से। माउथ से बक्कल कैविटी बोलिए या फिर ओरल कैविटी बोलिए। इसके बाद कहां आते हैं हम लोग? फेरिंग्स में। फेरिंग्स के बाद कहां आते हैं? ईसोफेगस में। ईसोफेगस के बाद हम लोग कहां पर आते हैं? ईसोफेगस। ईसोफेगस के बाद आते हैं स्टोमक पे। यहां पर गैस्ट्रोओइसोफेजियल स्फिंक्टर या फिर कार्डियक स्फिंक्टर। स्टोमक में कितने पार्ट होंगे? सबसे पहले आएगा कार्डियक, फिर आएगा कार्डियक, स्टोमक का कौन सा पार्ट? कार्डियक। कार्डियक के बाद कौन आएगा? फंडिक। फंडिक के बाद कौन आएगा? पाइलोरिक। और पाइलोरिक के बाद यहां पर आएगा पाइलोरिक स्फिंक्टर। क्या आएगा? पाइलोरिक स्फिंक्टर। और नेक्स्ट जो पार्ट होगा बेटा पाइलोरिक स्फिंक्टर से अब आएगा इंटेस्टाइन, और इंटेस्टाइन में भी स्मॉल इंटेस्टाइन, यहां पर आएगा स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 हिस्से होंगे। देखिएगा कैसे, यहां पर स्मॉल इंटेस्टाइन इस तरीके से आएगा बेटा, स्मॉल इंटेस्टाइन। और अगर आपको ये वाला पार्ट दिखा तो फर्स्ट पार्ट ये। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट जो आता है बेटा इसी से एसोसिएटेड आगे बढ़ेगा और इस तरीके से नजर आता है, इस तरीके से नजर आता है। ठीक है, इसके बाद ये सेकंड पार्ट है। नेक्स्ट इसके बाद जो स्टार्ट होता है वो इस तरीके से तीसरा पार्ट नजर आता है, थर्ड पार्ट। तो यहां पर यहां से लेके यहां तक फर्स्ट पार्ट, यहां से लेके यहां तक सेकंड पार्ट, और ये तीसरा पार्ट जो होता है वो थर्ड पार्ट। तो आप ये कहेंगे कि सर जो फर्स्ट पार्ट है वो किस शेप का आपको दिख रहा है? बता सकते हैं आप? सी शेप। कैसा बोलेंगे? सी शेप। यहां पर सी शेप बोल सकते हैं। यू शेप भी पहले एनसीईआरटी यू शेप लिखती थी बेटा, अब सी शेप। और इस सी शेप को हम लोग बोलते हैं डुओडेनम। डुओडेनम क्या बोलेंगे? डुओडेनम। और मिडिल पोर्शन जो है यहां पर, ये लॉन्ग मिडिल पोर्शन जो है इसे हम लोग बोलते हैं जेजुनम। क्या बोलते हैं? जेजुनम। और ये कैसा होता है? सी शेप। ये डुओडेनम की अगर बात करें तो ये कैसा है? सी शेप है। ठीक है, जेजुनम जो है लॉन्ग मिडिल पोर्शन है, लॉन्ग मिडिल क्वाइल्ड पोर्शन है, लॉन्ग है, मिडिल है और क्वाइल्ड पोर्शन है। और थर्ड पार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट यहां पर इलियम है। गलती मत कीजिएगा, इलियम बोन भी होती है, ILIUM। तो ये इलियम जो है वो थर्ड पार्ट है, और ये है बेटा हाईली क्वाइल्ड पोर्शन। तो यहां पर दैट इज द हाईली क्वाइल्ड पोर्शन, ये बहुत ज्यादा क्वाइल्ड होता
है, हाईली क्वाइल्ड होता है। सी शेप कौन होगा? ड्यूडेनम, लॉन्ग मिडिल क्वाइल्ड पोर्शन जेजनम, और थर्ड पोर्शन यहां पर हाईली क्वाइल्ड इलियम। तो आप लिख सकते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो सीक्वेंस बना है वो कौन सा? ड्यूडेनम, फिर आएगा क्या? जेजुनम, और फिर आएगा क्या? इलियम। तो यहां पर फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन कंप्लीट। अब बेटा पाइलोरिक स्फिंक्टर ले आएगा यहां पर ड्यूडेनम में, ठीक है। इसके बाद अगला जो हिस्सा होगा वो होगा लार्ज इंटेस्टाइन का। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद अब जो आएगा यहां पर लार्ज इंटेस्टाइन, देखिएगा यहां पर आता है लार्ज इंटेस्टाइन, और लार्ज इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट होते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन में 3 हिस्से कौन कौन से हैं जरा देखिएगा? सीकम, और दूसरा आएगा कॉलॉन, और तीसरा आएगा रेक्टम। सीकम, कॉलॉन, रेक्टम। और यहां सीकम की अगर बात करें बेटा तो यहां पर इलियम जो है वो डायरेक्टली लार्ज इंटेस्टाइन में खुल रही है और यहां सीकम में जा रही है। तो यहां पर एक वॉल्व लगता है, इलियोसीकल वॉल्व। क्या बोलते हैं? इलियोसीकल वॉल्व। और इलियोसीकल वॉल्व के थ्रू ही यहां पर सीकम में पहुंचा जाता। और सीकम है क्या एग्जैक्टली ये पता होना चाहिए। तो सीकम जो है ये ब्लाइंड सैक है, यहां पर ये ब्लाइंड सैक है। और ब्लाइंड सैक में इसमें कुछ सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो कह सकते हैं होस्ट्स, सम सिम्बायोटिक होस्ट्स, सम सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सम सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ये रखता है। और इसी सीकम से एक फिंगर, स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दैट इज कॉल्ड वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, जो कि अब फंक्शनल नहीं है, जो कि अब वेस्टिजियल है, वो भी इसी से एराइज होता है। तो अगर मैं आपसे ये इंफॉर्मेशन बताऊं कि सीकम से ए स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, एक स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दैट इज कॉल्ड वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स इज यहां पर अब वेस्टिजियल, वेस्टिजियल का मतलब यहां पर अब फंक्शनल नहीं है। तो वेस्टिजियल ऑर्गन एराइज फ्रॉम सीकम, सीकम से ही एक वेस्टिजियल ऑर्गन, स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दैट इज कॉल्ड द वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, वो भी एराइज होता है। ब्लाइंड सैक है, एक बड़ा सा कैविटी है, ब्लाइंड सैक पार्ट है। और इसके बाद आते हैं कॉलम पे। तो हम कहेंगे सर पहले इसे बना दिया जाए, बिल्कुल बना दिया जाए। तो यहां पर इलियम के बाद अब जो पार्ट आएगा बेटा, इलियम के बाद वो आएगा सीकम का। किसका आएगा? सीकम का। और यहां इलियोसीकल वॉल्व, और इलियोसीकल वॉल्व के बाद ये आएगा सीकम, और सीकम से ही एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन यहां पर निकलेगा जिसे बोलेंगे, ये तो क्या हो जाएगा? सीकम। और इसे क्या बोलेंगे? वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, जो कि वेस्टिजियल है। और अब ये यहां से पार्ट बनाता है बेटा इस तरीके से। अगर आप देख रहे हैं तो इस तरीके से ये पार्ट बनाता है, यहां पर इस तरीके का पार्ट ये बनाता है, कुछ ऐसा। और ये डूडेनम, इलियम, जेजनम, इन सब को घेरता हुआ नीचे तक आता है। यहां पर इन सब को घेरता हुआ नीचे तक आता है, ठीक है। और यहां पर अगर आप देखें तो 3 हिस्सों में, सीकम के बाद कौन आया था जरा बता दीजिए भाई। सीकम के बाद कौन आया हुआ था? तो आप कहेंगे सर सीकम के बाद कॉलन, सीकम के बाद कॉलन। अब बच्चों देखिए कॉलन के भी 3 हिस्से हैं, कॉलन के 3 हिस्से दिए गए हैं। सबसे पहले सीकम तो ये था,
और सीकम के बाद यहां से कॉलन, तो ये जो ऊपर जा रहा है ये असेंडिंग है, इधर जो जा रहा है वो ट्रांसवर्स है, इधर जो जा रहा है वो डिसेंडिंग है। तो हम इसे असेंडिंग बोलें, इसे ट्रांसवर्स बोलें, इसे डिसेंडिंग कॉलन बोलते हैं। तो हमने कहा कॉलन के भी 3 पार्ट हैं, सबसे पहला असेंडिंग, देन आएगा ट्रांसवर्स और फिर आएगा असेंडिंग। तो आप बताओ ये कॉलन के 3 पार्ट, तीनों आपको दिख गए। और कॉलन के बाद एक बड़ा सा पार्ट आएगा बेटा यहां पर इस तरीके से, दैट इज कॉल्ड द रेक्टम। इसे क्या बोला जाएगा? रेक्टम। और रेक्टम के बाद यहां पर दैट इज कॉल्ड द एनस। इसे क्या बोलेंगे? एनस। तो आप बताओ यहां माउथ से एनस तक यही डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और एलिमेंट्री कैनाल हुआ भाई। अब एनस की अगर बात करें बच्चों, तो एनस जो है वो माउथ एंटीरियर था, तो एनस क्या होगा? पोस्टीरियर। एनस क्या होगा? पोस्टीरियर। तो माउथ से लेके एनस तक रेक्टम, और रेक्टम के बाद यहां पर नेक्स्ट और पोस्टीरियर पार्ट आता है बच्चों एनस। तो आप बताओ यही है पूरा का पूरा क्या? डाइजेस्टिव ट्रैक्ट या एलिमेंट्री कैनाल। तो ये पूरा स्ट्रक्चर भी आपको पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली कौन वेंट्रल कौन डोर्सल कहां पर क्या है। तो डायरेक्ट अगर कोई पूछे पाथ ऑफ फूड, तो हम यहां पर बोल सकते हैं डायरेक्टली, ये जो आपको मैंने अभी बताया है इससे आप पाथ ऑफ फूड को बता सकते हैं भाई। चलिए पाथ ऑफ फूड बताइए जल्दी से। सबसे पहले नंबर पे कहां से? माउथ। माउथ के बाद कहां बच्चों? बकल कैविटी या ओरल कैविटी। फिर तीसरा पार्ट आएगा क्या? फेरिंक्स। चौथा पार्ट आएगा क्या? ईसोफेगस। फिर गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर या कार्डियक स्फिंक्टर। छठा पार्ट आएगा यहां स्टोमक, और स्टोमक में यहां पर फर्स्ट पार्ट होगा कौन सा? कार्डियक, सेकंड पार्ट फंडिक और थर्ड पार्ट पाइलोरिक। और यहां पर फिर सातवां आएगा पाइलोरिक स्फिंक्टर, और यहां आठवां स्मॉल इंटेस्टाइन, फर्स्ट डुडेनम, जेजनम और इलियम। इलियम की स्पेलिंग ध्यान रखिए कि यहां ई होगा, आई नहीं होगा। फिर इलियोसिकल वॉल्व, और देन ये 9 नंबर पे इलियोसिकल वॉल्व, देन 10 नंबर पे पहला सीकम, कॉलन और रेक्टम। और यहां कॉलन में भी पहला असेंडिंग, दूसरा ट्रांसवर्स, तीसरा असेंडिंग, एंड देन रेक्टम और देन एनस। तो मैं एक बार में आपको बता देता हूं। सबसे पहले देखिए भोजन को या फूड को इंजेक्शन किया जाएगा माउथ से, फिर बक्कल कैविटी या ओरल कैविटी, देन फेरिंग्स। फेरिंग्स के बाद आएगा वो ओपनिंग गलेट में, और गलेट के बाद ईसोफेगस में, और ईसोफेगस से गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर या कार्डियक स्फिंक्टर, देन कार्डियक पार्ट ऑफ स्टोमक, फंडिक पार्ट ऑफ स्टोमक, पाइलोरिक पार्ट ऑफ स्टोमक, पाइलोरिक स्फिंक्टर, देन सी शेप्ड ड्यूडेनम, देन जेजनम, देन हाईली कॉइल्ड इलियम, देन इसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन के सीकम में, और उसके बाद असेंडिंग कॉलन, ट्रांसवर्स कॉलन, डिसेंडिंग कॉलन, देन रेक्टम, देन एनस। मेरा सवाल, जे शेप्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर कौन सा है? कौन है? स्टोमक। सी शेप्ड कौन है? ड्यूडेनम। हाईली कॉइल्ड पोर्शन कौन है? जेजेनम। एंटीरियर पार्ट एलिमेंट्री कैनाल का कौन है? माउथ। और पोस्टीरियर पार्ट कौन है? एनस। विंड पाइप का नाम क्या है? ट्रैकिया। फूड पाइप का नाम क्या है? यहां पर फूड पाइप को क्या बोल रहे हैं? एलिमेंट्री कैनाल या ईसोफेगस बोल सकते हैं भाई। तो ये आपको ध्यान रखना है। और अगर आप देखेंगे बेटा तो यहां पर इधर से एयर आ रही, इधर से फूड आ रहा है, तो क्या एयर और फूड का ये क्रॉस पाथवे हुआ या नहीं हुआ? तो इसे हम बोलते हैं क्रॉस पाथवे ऑफ फूड एंड एयर। तो इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। टीथ के बारे में, टंग के बारे में आपको एग्जैक्टली पता ही चल गया है। अब बात ये आई कि एलिमेंट्री कैनाल जो है, देखिएगा भैया, एलिमेंट्री कैनाल बेसिकली अगर हम देखें तो माउथ टू एनस तो है ही है, लेकिन जो पाइप है वो ईसोफेगस से लेके रेक्टम तक बेसिकली है। तो यहां पर ईसोफेगस से लेके रेक्टम तक, ईसोफेगस टू रेक्टम। और यहां पर हम देखेंगे एलिमेंट्री कैनाल की वॉल में लेयर्स। तो यहां पर वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल और फ्रॉम ईसोफेगस टू रेक्टम। तो ईसोफेगस से रेक्टम तक यहां जो
वॉल लेयर है वो टोटल 4 वॉल लेयर्स होती हैं। कितनी वॉल लेयर्स होती हैं? 4। सबसे पहली, अगर पहली चारों के नाम बताए बेटा, तो सबसे पहला आता है सीरोसा। क्या आएगा? सीरोसा। देन आएगा मस्कुलरिस, देन आएगा सब म्यूकोसा, और देन आएगा म्यूकोसा। तो यहां पर 4 लेयर, और इसी के बारे में हम लोग बात करेंगे, वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। लेकिन इस वीडियो के अंदर मैंने आपको डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और एलिमेंट्री कैनाल, पाथ ऑफ फूड, टंग, टीथ, फूड के बारे में, और उससे एसोसिएटेड ग्लैंड के बारे में। ग्लैंड के बारे में अगर पूछा जाए तो पहले ये सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखिएगा बेटा। सबसे पहले जो डाइजेस्टिव एसोसिएटेड ग्लैंड्स हैं, डाइजेस्टिव एसोसिएटेड ग्लैंड्स हैं, उनके बारे में बताइए। तो सब डाइजेस्टिव ट्रैक्ट हो गया, ठीक है। इसके बाद सबसे पहले बकल कैविटी आएगा। तो बकल कैविटी, बकल कैविटी के बाद स्टोमक आएगा, स्टोमक, और स्टोमक के बाद यहां पर इंटेस्टाइन आएगा। कौन आएगा? इंटेस्टाइन। लेकिन इसके पहले हमारे हिसाब से जो एसोसिएटेड ग्लैंड आएंगी वो कौन कौन सी होंगी? ये तो जगह की बात करें तो आप कहेंगे डाइजेस्टिव एसोसिएटेड ग्लैंड बकल कैविटी में कौन सी होगी? सैलिवरी ग्लैंड। स्टोमक में कौन सी होगी? गैस्ट्रिक ग्लैंड। लीवर खुद ही ग्लैंड है। लीवर के बाद अगर बात करें बेटा, क्या? पैंक्रियाज। क्या बात करेंगे? पैंक्रियाज। पैंक्रियाज के बाद क्या बात करेंगे? इंटेस्टाइन। क्या बोलेंगे? इंटेस्टाइन। तो आप ध्यान रखिएगा, इंटेस्टाइन। चलिए बताइए, सबसे पहला डाइजेस्टिव ग्लैंड कौन सा है? सैलिवरी ग्लैंड। दूसरा कौन सा है? गैस्ट्रिक ग्लैंड। तीसरा कौन सा है? लीवर। चौथा कौन सा है? पैंक्रियाज। पांचवा कौन सा है? इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स। इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स कहां पाई जाएंगे? इंटेस्टाइन में। तो यहां पर 5 डाइजेस्टिव एसोसिएटेड ग्लैंड। यहां पर ये रिलीज करेंगी एसजे सैलिवरी जूस, ये रिलीज करेगी जीजे गैस्ट्रिक जूस, ये रिलीज करेगी बीजे बाइल जूस, ये रिलीज करेगी पीजे पैंक्रियाटिक जूस, ये रिलीज करेगी इंटेस्टाइनल जूस। तो ये सीक्वेंस कभी गलत मत करिएगा। सबसे पहले एक्शन होगा एसजे का, फिर होगा जीजे का, फिर होगा बीजे का, फिर होगा पीजे का, और फिर होगा आईजे का। और अगर मैं आपसे पूछूं कि यहां पर डीजे का मतलब क्या होगा? डाइजेस्टिव जूस। और डाइजेस्टिव जूस में कौन कौन? एसजे, जीजे, बीजे, पीजे और आईजे। तो आपको ये 5 ग्लैंड, 5 जूस, इनके कंपोनेंट और पाथ ऑफ फूड, ये सारी बातें आपको देखनी है। पूरी एनसीईआरटी आपकी लाइन बाय लाइन कवर है। एक बार अच्छे से आपको देखिए, आप इसे देखिए और इसका नोट जरूर बनाइए, जिससे एनसीईआरटी दोबारा आपको पढ़ने में बहुत आसानी होगी, हर एक चीज समझ में आएगी बेटा। तो नेक्स्ट अगला अपना पार्ट होगा डाइजेस्टिव एसोसिएटेड ग्लैंड। ओके, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।